विद्यार्थी का चैनल पर हमारे पे कमेंट भी आया था कि आप सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो बुक है उसे पढ़ाना प्रारंभ करिए। तो आज से हम इस बुक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और इस बुक का जो भी आपको वो अच्छा लगता है तो आप बताना, उसका हम वीडियो बनाते रहेंगे। और बात आती है कि जिनके पास में अगर ये सरस्वती पांडे है तो वो वीडियो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अपना समय सबसे बड़ा कीमती होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। ये आज यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। हालांकि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो बुक है वो अच्छी बुक है और इसमें मेहनत की गई है, उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये बुक के सभी जो फैक्ट्स हैं वो सभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर आपके सामने प्रस्तुत है ये बुक, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो क्या हुआ था साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसको देखेंगे आप। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। तो पॉइंट याद रहेगा, हिंदी जो साहित्य का इतिहास वो लिखा था, किसने लिखा था? गारसा दतासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। प्रश्न पूछने के लिए अक्सर करके आ जाता है। हमने एक वीडियो और हिंदी साहित्य के इतिहास से डाला है जिसमें पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में जितनी भी प्रश्न आए उसका संकलन है, वो उसको भी आप देख सकते हैं। और आपको इस बुक से कौन सा कोई पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। आपकी डिमांड क्या है विद्यार्थियों, वो आप बताएं, जहां तक हो संभव हो सकेगा मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो पॉइंट नंबर तीसरा है, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्त्वार दला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी रखा। ये उनकी पुस्तक का नाम था। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन देखो प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। तो ये यूपीटीजीटी में प्रश्न पूछने के लिए आया था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार दला लितलेत्वर एंदुई एंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार उनका विवरण दिया था। गारसा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। तो हिंदी के आप देख रहे होंगे 72 कवियों को स्थान इस ग्रंथ में मिला था और बाद बाकी सभी उर्दू की थी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। यह भी प्रश्न पूछने के लिए परीक्षा में अक्सर करके आ जाता है, कई बार आ चुका है। हिंदू साहित्य का इतिहास, उन्होंने इसको क्या टॉपिक दिया था, तो इसको इस नाम से किया था, हिंदू साहित्य का इतिहास। तो प्रश्न 2 बनते हैं इसमें कि तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया, तो उनका नाम और किस नाम से किया ये इतिहास। तो 1952 में कराया था। तो प्रकाशन वर्ष इसका 1952 है। तासी की पुस्तक इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। यानी इनकी जो पुस्तक है उसके नाम के हिसाब से उन्होंने किस तरह लिया था ये दे रखा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में मतलब हिंदी भाषा का जो ग्रंथ था वो क्या था, महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखित रचित था भाषा काव्य संग्रह। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा।
शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया है विद्यार्थियों, कई बार। देखो, आप जितना रिवीजन करेंगे, चीजें याद करने से नहीं होती हैं, लेकिन चीजें एक दिन रिवीजन करने से हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना। आप खूब याद कर रहे हो लेकिन भूल जाओगे, लेकिन आप अगर रिवीजन में आपने अपनी लय में बना लिया तो ये पक्का याद हो जाएंगे, और ये सभी पॉइंट हैं, सभी याद हो जाएंगे। और हमारे पास प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की भी बुक है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो उसको भी हम करा देंगे। उससे अगर कोई किसी विद्यार्थी का कमेंट आया है तो, लेकिन एक साथ सारी बुकों को पढ़ाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जो चैप्टर उसमें से चाहेंगे वो डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। तो 1883 आप याद रखेंगे, इस डेट को, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्र लगभग हैं ये 838, यानी लगभग में आए तो 1000 कवि। वैसे जो पार्टी कितने हैं तो 838 कवि हैं। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो लगभग परीक्षा में 1000 से संबंधित आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जामिनर को बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आप एक्यूरेट याद करना पड़ेगा। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चनों का क्रम तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये पॉइंट लगा लगा के उन्होंने दिया है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। ये देखिए, यहां से स्टार्ट है। तो देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। तो आप याद रखेंगे 952 कवि। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। तो जो इसका प्रकाश देखो, उसका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था, और इन्होंने, तो ये दोनों वो नाम आप याद रखेंगे, भूल मत जाना। परीक्षा में क्या होता है, अब पता नहीं कि जो ग्रियर्सन वाला था उनका किसने किया और जो गारसा दत्तासी का किसने किया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रश्न हाथ से निकल जाता है। जहां पर मुझे समझाने की नीड विद्यार्थियों आपको पड़ रही है, और मैं वहां आपको बिल्कुल समझाता जा रहा हूं कि आप इस तरह तैयारी करें। तो आगे देखिए पॉइंट 1957 डेट याद रखेंगे। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। तो प्रत्येक अध्याय जो है काल विशेष का सूचक है। और देखेंगे आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। देखो विद्यार्थियों, आपके बुक से संबंधित बहुत कमेंट आते हैं, तो अब मैंने आपको बुक का नाम पहले ही बता दिया, ठीक है। अब आपको परेशान होने की नीड नहीं है।
और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, उसमें बता दिया है कि बुकों में कहीं कहीं से मैं आपके लिए जो उपयोगी सामग्री है उसको उठाता हूँ। तो हर बुक आपके लिए अवेलेबल भी नहीं हो पाएगी और हर बुक में हर चीज़ अच्छी हो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक हो गया था। हाँ, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र, ये मैंने पढ़ दी थी लाइन, दूसरी लाइन स्टार्ट करती है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य, कौमा लग रहे हैं, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी उन्होंने स्वर्ण युग किसने माना, तो आपको अब प्रश्न याद रहेगा, ग्रियर्सन ने इसको स्वर्ण युग माना था भक्ति काल को। अच्छा, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अगर इस प्रश्न का आंसर चाहिए तो मैं उसका भी बता दूंगा, एक डेस्क में थोड़ा विवरणात्मक प्रश्न में आएगा, ये उसका विवरण दिया जाएगा, तो विवरण के तौर पर हम उसको भी बता देंगे अगर आपको इसका आंसर चाहिए। जैसे आप प्रवक्ता, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज में यूपी में प्रवक्ता की वैकेंसी आती है, तो उसमें अब वो प्रश्न पत्र लिखित में आने लगा है प्रवक्ता वाला, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों कहा जाता है उसको स्वर्ण युग, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। और जो IAS PCS के लेवल पे परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसी तरह डिस्क्राइब में ही पूछा जाता है। तो मिस्र बंधुओं ने, ये हो गया था यहाँ तक, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो मिस्र बंधुओं का आप ये मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ याद रखेंगे। मिस्र बंधुओं में, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिस्र हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ गया है पूछने के लिए। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाश 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वर्णित है, लगभग 5000 कवि। ऐसा भी प्रश्न आ गया था एक बार, लगभग 5000 कवि किसमें दे रखे हैं, तो उसमें आ गया था, ये UPTGT में आया था एक बार। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। तो देखो, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से 100% प्रश्न बनता है, 100। कोई संदेह नहीं है कि उनकी बुक से किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं बना हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक भी हमारे पास है, उपलब्ध है मेरे पास, तो उससे भी संबंधित अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बुक आपके सामने रखी है, तो ये सारी बुकों का मैंने भी अध्ययन किया है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको कोई नीड है किसी विशेष चैप्टर की तो आप बता देना। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, तो ये भी एक बार परीक्षा में पूछने के लिए आया था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। डेट आप याद रखेंगे, रखनी पड़ेगी, परीक्षा में नंबर लाना है और अपना सपना सच करना है, तो डेट याद करनी रखेगी। रिवीजन करो, रिवीजन से सारी चीजें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, और याद हो जाएगी। दिन प्रतिदिन पढ़ाई करो, याद हो जाएगी। ऐसा कोई है ही नहीं कि करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आबत जाबते सिल पर परत। तो पत्थर भी रस्सी के इधर उधर आने जाने से कुएं में देखे होंगे पहले, अब तो नहीं है, खैर अब तो जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अध्ययन ही सबसे बड़ी है।
विद्यार्थी कहते हैं हमें याद हुआ, रहता नहीं। आप पढ़िए, रहेगा एक न एक दिन, रहेगा रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था। इन्होंने 1000 कवियों को शामिल किया गया था। अब आप कह रहे होंगे कि एक सहस्त्र कवि, उनका भी नाम आया था। तो देखो, उसमें 2 ऑप्शन नहीं आते हैं, एक ही ऑप्शन आएगा, या तो रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा या वो आ जाएगा, जिन्होंने ये जो थे मिस्र, वो थे शिव सिंह सरोज में, ये एक सहस्त्र कवि जी रहा, जैसे ये था क्वेश्चन। तो आप कहो कि नहीं सर 1000 कवि, उनमें 1000 कवि, तो ऑप्शन एग्जामिनर एक ही देंगे। अगर 2 आते हैं तो ऐसे वो डिलीट हो जाता है प्रश्न, उसकी सेम मार्किंग बनती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। तो इस पेज को और हम पढ़ेंगे, तो 3 पेज का वीडियो लगभग 20-22 मिनट का हो जाएगा, और आगे भी मैंने बता दिया, आपको कोई इसमें से चाहिए तो बता देना कोई चैप्टर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि व्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। अब प्रश्न बनेगा कि कवि व्रत संग्रह में किन किन कवियों का स्थान है, किस किस कवि का स्थान है, ऐसे भी बन सकता है। तो ये 3 नाम, और किसका नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न की प्रकृति तो इसी में से बन जाएगी। अब मान के चलो दे दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कवि व्रत संग्रह में किस कवि का स्थान नहीं है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं वाले प्रश्न अधिक पूछने के लिए आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये उनका कथन है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो भक्ति काल 2 भाग, पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा, फिर ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी चित्तवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। नेक्स्ट देखिए, एडविन ग्रीप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। ये याद रखेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक
इतिहास ग्रंथ लिखा? तज़किरा ई शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः, थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं फिर रह जाएगा टॉपिक। हिंदी ये देखिए यहां पे चल रहे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। जे फिर आगे पॉइंट देखिए, आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पूछने के लिए आ जाती है परीक्षा में, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693, तो ये भी एक बार पूछने के लिए आ गया था, ये राजस्थान की परीक्षा में पूछने के लिए आया था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास जो हिंदी का प्रारंभ कब से माना है, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है, यानी कब से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ उन्होंने माना है। तो 693 परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है आरपीएससी द्वारा। अब ये मुझे याद नहीं है फर्स्ट ग्रेड में आया था या सेकंड ग्रेड में आया था। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया। तो देखो इस तरह भी प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो स्वयंभू को मानते हैं। देखो जहां पे नीड है प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार बनती है, मैं आपको सचेत करता चल रहा हूं। और एक शिक्षक की यही भूमिका होनी चाहिए कि विद्यार्थी को किसी कंडीशन में किस तरह सचेत करना है, ये होना चाहिए। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में विभक्त हो चुका है। खंड भी कभी कभी पूछने आ जाते हैं कि कितने खंडों में। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, लगभग जीबीओ में वीडियो बनती है। 20 मिनट की वीडियो लगभग 23 की अगर क्वालिटी पे लेंगे तो लगभग 1.5 GB की बनी होगी। आज फुल HD पे नहीं लिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो विद्यार्थियों आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करना न भूलें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। इस चैनल पे आप जुड़े रहिए। हिंदी के लिए तो कहीं नहीं भागना पड़ेगा आपको, हिंदी साहित्य से संबंधित जो कहेंगे वो आपको लगभग प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, थैंक यू।